तो ये आई कैंसर के विषय में बताइए। ये इलाज तो बिल्कुल है कैंसर का। कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इस बीमारी के लक्षण जो है क्या क्या हो सकते हैं जिससे हमें पता चले कि भाई हमारे यहाँ किसी भी अंग में जो है कैंसर है। नमस्कार, 91.2 NIV चलो दून पर मैं हूं गौरव आप सभी के साथ। दोस्तों, आज कैंसर दिवस है। कैंसर जो वैसे तो एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन कई जगहों पर इसका इलाज हो भी जाता है, लेकिन क्या वो कामयाब रहता है और किस तरीके से जो है ये कैंसर का जन्म हमारे शरीर के अंदर होता है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए और मतलब किस वजह से ये बीमारी आई, क्या रहा, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ इस वीडियो कॉल के ज़रिए दिल्ली से जुड़ रही हैं हमारी कैंसर एक्सपर्ट सीमा मैम। ये हमें कैंसर के विषय में समझाएंगी और बताएंगी कई सारी चीज़ों के बारे में। जो भी हमारे इससे रिलेटेड सवाल होंगे उन सभी का समाधान आज इस कार्यक्रम के ज़रिए होगा। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद गौरव जी। तो मैम शुरुआत करना चाहेंगे कि जैसे ये कैंसर बीमारी है, तो हर बीमारी जो है किसी ना किसी तरीके से डेवलप होती है, उत्पन्न होती है, कुछ ना कुछ उसका ऐसा होता है कि भाई ये बीमारी इसी वजह से इसका प्रवेश यहाँ पर हुआ। तो कैंसर किस तरीके से आई? कैंसर बेटा शरीर में जो हमारे शरीर की सेल्स हैं वो लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं जी। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो बनते हैं बिगड़ते हैं। तो कई बार वो जो सेल बनते बिगड़ते हैं वो कुछ विकृत रूप ले लेते हैं और उनमें फिर गांठ या ट्यूमर या जिसको हम कहते हैं तो वो कैंसर डेवलप हो जाता है जी। इसकी कई वजह हो सकती हैं। इसकी वजह हो सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर, आपकी हेरिडिटरी, आपका फूड, आपकी हैबिट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मैम एक ये बीमारी मतलब किस तरीके से है, क्या है कैंसर? कैंसर बेटा इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो सेल्स हैं कैंसर के, जहाँ पे जैसे अगर मुझे छाती में कैंसर दिखाई दे रहा है तो इसके सेल्स दिमाग तक जा चुके हैं जी। इसके सेल लंग्स में चले गए हैं जी। इसके सेल नीचे हड्डियों में चले गए हैं। तो बेसिकली क्रैब जो होता है कैंसर, समझते हैं आप? बिच्छू, बिच्छू नहीं, केकड़ा, केकड़ा जी जी। तो केकड़ा जैसे बैठा यहाँ पे होता है, डंक दूर जाके मार देता है। कैंसर भी उसी तरीके से है कि दिखता है तो यहाँ पे है लेकिन उसका डंक वहां तक फैल जाता है जी। इसलिए इस बीमारी का नाम कैंसर रखा गया है, क्योंकि ये उसी जगह पे सीमित नहीं है, ये पूरे शरीर में फैल सकती है जी। तो इस बीमारी के लक्षण जो है क्या क्या हो सकते हैं जिससे हमें पता चले कि भाई हमारे यहाँ किसी भी अंग में जो है कैंसर है? हाँ देखिए, हमारे किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है, पहली बात तो ये। लेकिन कुछ अंग हमारे ज्यादा कैंसर के लिए प्रोन है, मतलब उनमें ज्यादा हो सकता है। जैसे कि महिलाओं में छाती का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर बहुत कॉमन होता है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत कॉमन होता है। जो लोग गुटखे, पान, तंबाकू सबका सेवन करते हैं उनमें मुंह का, गुटखा और पान जो होता है ना, इसको कंटिन्यूअसली मुंह में रखते हैं जी। काफी देर तक आदमी मुंह में तंबाकू को लगा के रखता है। तो वो तंबाकू क्या करता है कि जो अंदर के म्यूकोजा हम कहते हैं, अंदर वाली एक तो हमारी बाहर चमड़ी होती है, एक मुंह के अंदर एक चमड़ी है ना, एक गुलाबी रंग की चमड़ी होती है अंदर, तो वो चमड़ी खिलने लग जाती है और उसको बार बार जब वो गुटखा या उसका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे उस जगह पे सुन्नपन हो जाता है, मरीज को पता ही नहीं चलता कि अंदर जख्म बनता जा रहा है। तो ये गुटखा खाने वालों में बहुत कॉमन होता है और ये गुटखे का कैंसर हिंदुस्तान की जो ग्रामीण आबादी है उनमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ गुटखा, पान ये सब बहुत ज्यादा खाया जाता है जी। मैम इससे हम जानना चाहेंगे आपसे कि कितने प्रकार की इसकी स्टेजेस आती हैं और उनमें कितना कितना प्रभाव किस किस स्टेज में इसका होता है? देखो बेटा, स्टेजेस तो ये सब चीजें तो बहुत, जब कैंसर एडवांस हो गया तब की बात है, जब ये बीमारी डायग्नोस हो गई है ना, तब हम अगर कैंसर सिर्फ उसी जगह पे है जहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे कि मैं छाती की बात करूं तो वो अभी छोटी सी गोली छाती में ही है और कहीं नहीं गई, तो वो स्टेज 1 है। लेकिन अगर वो बगल की गांठों में चली गई, फैलना शुरू हो गई, तो वो स्टेज 2 हो गया।
ठीक है, उसका साइज बहुत बड़ा हो गया, जैसे 2 सेंटीमीटर से वो बड़ी हो गई जी जी। और फिर वो इधर उधर फैल गई, तो स्टेज 3 हो गया। और स्टेज 4 में तो वो पूरे शरीर में फैल गई, दिमाग में भी चली गई, रीढ़ की हड्डी में चली गई, छाती में चली गई, जिगर में चली गई, तो ये कैंसर फिर स्टेज 4 हो गया जी। तो हर कैंसर को इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है स्टेजेस में। लेकिन ये सब स्टेजेस से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम इन सबसे बचे कैसे। जी उस पे भी आएंगे मैम। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये कैंसर कितने तरीके के होते हैं। कैंसर बहुत तरीके के हो सकते हैं जी। तो जैसे कि अगर जबान के हैं तो उनका अलग तरीके से समझाया जाता है, छाती के हैं तो अलग तरीके से बात की जाएगी, लंग के हैं तो अलग, दिमाग में है, फिर बच्चेदानी में है, ओवरीज में है, टेस्टिस में है, आदमियों की प्रोस्टेट में है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कैंसर है और फिर उनको अकॉर्डिंगली हम समझते हैं कि किस मरीज में क्या तकलीफ है और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। जी मैं वैसे बात करना चाहूंगा कि जैसे यहाँ आपको सभी दृष्टिबाधित श्रोता भी जो है सुन रहे हैं, तो उनका जो है क्या कईयों का रहता है कि हम आई कैंसर की वजह से जो है हम दृष्टिबाधित हुए, तो ये आई कैंसर के विषय में बताइए। देखिए, आई कैंसर नॉर्मली बहुत छोटे बच्चों में कई बार पाया जाता है, जिस रेटिनोब्लास्टोमा वगैरह जो छोटे बच्चों में होता है जी। या फिर ये जाके बड़ी उम्र में होता है। तो जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है वो बचपन में ही उनके पता चल जाता है और उसका कई बार वो लाइलाज होता है और कई बार बहुत जल्दी अगर किया जाए तो उसका इलाज भी होता है और दृष्टि उस पर जा सकती है। तो ये आंखों का कैंसर उतना कॉमन कैंसर नहीं है, ठीक है। जो आपके साथ दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनमें से 1% बच्चों में भी कैंसर की वजह से दृष्टि बाधित नहीं हुई होगी, कोई बहुत सारी और वजह भी होती है। इसलिए बच्चों को दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ उनका बीमारियों से प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, अगर कई बार दिमाग में कोई तकलीफ है, दिमाग में जहाँ पे इमेज हमारी बनती है, आंख से हम देखते हैं, पर जो तस्वीर बनती है वो दिमाग में बनती है। अगर उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे भी आप दृष्टि में आपकी बाधाएं आ सकती हैं जी। तो आप छोटे बच्चों को नॉर्मली इस तरीके के बातें दिमाग में नहीं लानी चाहिए कि उनको कैंसर की वजह से दृष्टि बाधित हुई है। जिनकी होती है वो बहुत छोटे पद में हो जाती है और नॉर्मली 10-12 साल तक बच्चों को पता चल जाता है कि उनके आंख में कैंसर तो है या नहीं है। जी। अब हम आपसे जैसे जानना चाहेंगे, आपने बताया था कि स्टेजेस से किस तरीके से जो है बचा जा सकता है। देखो बेटा, जो हम लोग अपने शरीर को नहाते समय अच्छे से टटोले जी, है ना, कि कहीं पे कोई गांठ, किसी तरीके की फोड़ा, कोई फुंसी या कोई इस तरीके की चीज दिखाई नहीं दे रही है, मतलब आपको महसूस तो नहीं हो रही है। अगर हमें ऐसा कुछ महसूस होता है तो हमें दिखाना चाहिए इमीडिएटली। अगर वो ठीक हो जाता है रूटीन दवाइयों से और छोटे मोटे इलाज से तो वो ठीक हो गया। लेकिन कई गांठें ऐसी होती है कि बार बार उभर के आती रहती हैं, वो जाती नहीं है। तो जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है उनमें संभावना कैंसर की बहुत ज्यादा होती है। हमारा शरीर हमें कुछ ना कुछ संकेत जरूर देता है कि आपको तकलीफ हो रही है। तो नॉर्मली बच्चों में कैंसर इतना नहीं होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। पर अगर जैसे आप मंजन करते हैं तो मुंह में अंदर उंगली डाल के पूरे में देखिए कि भाई कोई छाला, ऐसा कोई फोड़ा जो आपको महसूस तो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप उंगली लगाते हैं तो आपको लगता है, तो उसको देखिए कि वो क्या है, उसको दिखाइए कि कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये सब बच्चों के लिए जानना जरूरी है। और लेकिन हाँ, आपको आगे के लिए भी हमेशा सचेत रहना चाहिए क्योंकि उम्र के साथ हमारे सबके शरीर में बदलाव आते हैं जी। तो उनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हम पीछे बात कर रहे थे पान, गुटखा और तंबाकू, ये जो पदार्थ हैं ये तो कैंसर के सूचक हैं ही, मतलब इनसे तो कैंसर हो ही सकता है। वैसे तो हर एक नशीला पदार्थ है, लेकिन फिर भी इसके अलावा कौन कौन से पदार्थ किस किस तरीके से कैंसर को डेवलप करते हैं। देखिए, जो ये एक तो हमने इनकी बात की, पान, गुटखा, तंबाकू, शराब, और ये सब भी कैंसर को शरीर में आमंत्रित करते हैं जी। कैंसर की डायरेक्ट वजह नहीं बनते, लेकिन आपके शरीर को इसके लिए प्रोन कर देता है कि आपको, जो महिलाएं ज्यादा से
तंबाकू सिगरेट पीती हैं या दारू अल्कोहल वगैरह लेती हैं जी। उनके अंदर ब्रेस्ट का कैंसर देखा गया है, काफी कॉमन देखा गया है। तो ये सब चीजें हैं कि आपके शरीर को जो भी नुकसान कर रहा है अल्टीमेटली वो आपके शरीर में कैंसर डेवलप कर सकता है। जी। तो ब्रेस्ट कैंसर इन्हीं पदार्थों की वजह से आता है कुल मिलाकर? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर की बेटा बहुत सारी वजह हैं। जी। एक वजह ये भी है, ब्रेस्ट कैंसर का क्या है कि ब्रेस्ट लगातार बदलता है। जब बच्ची पैदा होती है तो उससे कोई ब्रेस्ट नहीं होता, फिर 12-13 साल की उम्र में उसका ब्रेस्ट डेवलप होता है, फिर हर महीने उसके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं साइकिल के साथ। फिर जब वो बच्चे पैदा करती है तब फिर उसमें चेंज आते हैं, दूध पिलाती है फिर चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से बार बार उसमें शरीर में कुछ बदलाव आता रहता है। तो उसकी वजह से कुछ सेल्स जो होती हैं वो विकृत रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उनको बार बार बदलना है तो वो विकृत रूप धारण कर लेती है और उनमें कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। जी। अब जो लड़कियां कभी बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं उनमें कैंसर की संभावना ज्यादा है। जिन्होंने कभी बच्चा ही पैदा नहीं किया उनमें संभावना बढ़ जाती है। फिर जिनके पारिवारिक है, जैसे कि उनकी माता, मौसी, बुआ, नानी, दादी में कैंसर है तो भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जी। तो और मैम हम जानना चाहेंगे कि आज के युग में क्या, अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका इलाज है, और है तो कहाँ कहाँ पर है? मतलब मेन अगर कोई दिखवाने जाना चाहे तो कहाँ कहाँ जा सकता है? देखिए, इलाज तो बिल्कुल है कैंसर का। कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, पर उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम उसको जल्दी पकड़ लें। अभी जब हम स्टेज 1 में हैं, अगर हम तभी इलाज कर लें तो हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का, प्रोस्टेट के कैंसर का, और आंतों के कैंसर का, लंग के कैंसर का, मुंह के कैंसर का भी बहुत अच्छा इलाज है। जी। और बहुत आजकल हर बड़े शहर में कैंसर हॉस्पिटल सरकार ने भी खोले हैं और खुल रहे हैं। और बड़े शहरों में तो बिल्कुल बहुत ही इजीली कैंसर हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। और सभी, लेकिन अवेयरनेस हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता चले कि ये जो बीमारी है ये कैंसर जी ये हो सकती है या ये कैंसर हो सकती है। तो हम उसका तुरंत उसके बारे में सोचें, उसका इलाज कराएं। जी मैम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर के टेस्ट जो है कितने तरीके के, कौन कौन से होते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी बेटा आपने। देखो, सबसे पहला तो है कि आप अपने आप में महसूस करोगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है और मैं फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा, है ना। तब वो डॉक्टर मेरे को इलाज बताएगा, तब वो मेरे इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो अगर हमें हर तरीके के कैंसर के अलग अलग तरीके से इलाज होते हैं। जैसे कि अगर छाती का है तो उसके लिए हम मैमोग्राफी करते हैं। अगर महिला की उम्र 45 वर्ष से ज्यादा है तो उसका मैमोग्राफी की जाती है। जी। अगर आदमी में पेशाब की फ्रीक्वेंसी है या उसको बार बार पेशाब में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको दिक्कत हो सकती है प्रोस्टेट के कैंसर की। उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है, देखा जाता है कि कोई तकलीफ प्रोस्टेट की तो नहीं है, या डॉक्टर सिर्फ उंगली से एग्जामिन करके भी बताता है कि आपको ये है और आप ये टेस्ट कराइए। तो उसमें फिर टेस्ट कराए जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो कि आपकी जानकारी के लिए है कि जैसे जैसे आदमी, औरतों की उम्र 40 के ऊपर बढ़ती जाती है, उनको अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए बराबर, हर महीने जरूर देखना चाहिए। और अगर उसमें कुछ भी दिखाई दे तो इलाज कराना चाहिए, और मैमोग्राफी वगैरह हर साल 2 साल में कराते रहनी चाहिए जी। और उनको ये जानना चाहिए कि क्या फर्क उनके शरीर में आ रहा है। इसी प्रकार, क्योंकि महिलाओं में प्रोस्टेट, ब्रेस्ट का कैंसर बहुत कॉमन है जी। और नीचे बच्चेदानी के मुंह का, अगर नीचे से कोई गंदा पानी आ रहा है या कुछ भी ऐसा लगता है जो फर्क है जैसा पहले नहीं था, तो हमें उसके लिए भी नीचे से जांच करानी चाहिए महिलाओं में, जिसको पैप स्मीयर कहते हैं। और उस समय बहुत अर्ली पता चल जाता है कि कैंसर तो नहीं है। इसी प्रकार से आदमियों में प्रोस्टेट के कैंसर के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, PSA। तो जैसे ही कोई आदमी की उम्र 50 के ऊपर बढ़ जाती है तो उसको हर दूसरे साल में अपना PSA का टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो ये तो हुई बहुत ही कॉमन कैंसर के बारे की बातें। अब हम जैसे लंग के कैंसर में जाते हैं, किसी को खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, वो खांसते ही जा रहा है,
तो फिर उसका एक्सरे टेस्ट होना चाहिए, फिर उसको डॉक्टर को मिलना चाहिए, तो फिर वो देखेगा, वो बताएगा, तो फिर उसके हिसाब से आगे के टेस्ट होंगे। जी। फिर हम कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करना होता है जिसको कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी आपने जरूर सुना होगा, बायोप्सी ना। जी जी। तो बायोप्सी में क्या करते हैं कि जिस टुकड़े में हमें शक है, कि जिस शरीर के भाग में हमें शक है कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है, तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा निकाल के जांच के लिए लिया जाता है। या कई बार उसमें सुई डाल के पानी निकाल लेते हैं और उस पानी की भी जांच कर लेते हैं, उसको हम FNAC कहते हैं। तो ये सब हमें बहुत अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर देती है जी। कि भाई कैंसर है और फिर हम इलाज कर सकते हैं। फिर उसके बाद और तरह तरह के बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन होते हैं, फिर वो अकॉर्डिंगली हर पेशेंट के साथ अलग अलग चलता है। जी। मैम, जैसे आपने बताया कि कुछ पेशाब के थ्रू भी जो है आदमी को कैंसर के जो है लक्षण जो है होते हैं, तो कई लोगों की शिकायत आती है भाई पेशाब के दौरान उसको खून आना, और फिर उसमें भी कई बार चेक करते हैं तो कैंसर का बताया जाता है, उसके बारे में बिल्कुल। बताइए। पेशाब, जैसे पेशाब में खून आ गया जी। या बार बार पेशाब जा रहा है, उसको खून नहीं आया, कुछ नहीं आया, पर आदमी रात को भी उठ के 4 बार पेशाब जा रहा है, उसको वो रोक ही नहीं पा रहा है, या कई बार उसका पेशाब बिल्कुल ही रुक गया, जी। बिना वजह पेशाब रुक गया। इस तरीके की जो अनहोनी सी चीजें हैं, वो आदमी को डिसाइड करने के लिए मजबूर करती है कि भाई दिखाए वो डॉक्टर को। और देखिए, कई बार तो उम्र के साथ, क्योंकि प्रोस्टेट तो गदूद भी कहते हैं हिंदी में, वो ग्रंथि बढ़ती जाती है, तो कई बार उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि कॉमन है उम्र के साथ। लेकिन कई बार उसमें कैंसर भी आ जाता है, तो वो हमें पता देखने के लिए हमें टेस्ट जरूर कराना चाहिए जी। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्ली अगर हम देख लेते हैं किसी भी बीमारी को, तो पूरा 100% इलाज है जी। मतलब एक इंसान कैंसर मुक्त जिंदगी आराम से जीता है। जी। अब अगर मैम कोई इंसान कैंसर की स्टेजेस में है, चाहे कोई सी भी स्टेज में हो, तो अपनी अपनी स्टेज के अनुसार उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि वो अपने मतलब उस इलाज में सहायक हो सके या उससे काफी ज्यादा वो ठीक हो सके। देखो, ऐसा है कि ये बड़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि सब मरीज को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें ना। जी जी। तो इसमें इसमें अगर देखिए, आपने इलाज कराया है और आप स्टेज बनते ही डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, तो उसने आपका छोटा ऑपरेशन किया या जो भी किया, उसके बाद उसने आपसे कहा कि भाई आप अभी ठीक हैं, अब आप मेरे पास हर 3-3 महीने पे, अच्छे महीने पे दिखाने आइए, कि हम देखेंगे कि आपको बीमारी दोबारा तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो उस आदमी को वो चीज फॉलो करनी चाहिए। तो अगर वो आदमी तंबाकू का सेवन करता है, अल्कोहल वगैरह का, तो उसको वो सब बंद करना चाहिए। खाने का हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है, तो हमें बिल्कुल अच्छा एक भोजन जिसमें कि हमें सारी ताकत मिले शरीर को, उस तरीके का भोजन भी बताया जाता है, तो वो उसको फॉलो करे। तली भुनी चीजें, ज्यादा फैट, ज्यादा शुगर, ज्यादा सॉल्ट, ये सब शरीर को नुकसान करते हैं। जी जी। तो अब अगर हम आते हैं स्टेज 2 में आए, तो अब स्टेज 2 के मरीज का इलाज थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि उसको फिर ऑपरेशन के अलावा कुछ कीमोथेरेपी, कुछ रेडियोथेरेपी या उसके थ्रू जाना पड़ता है। ऐसे ही जैसे जैसे स्टेज एडवांस होती है, तो इलाज का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है जी। और तरह तरह की मॉडलिटीज उसके लिए फिर यूज होती है। ऑपरेशन के अलावा भी दवाइयाँ, फिर रेडियोथेरेपी, फिर हार्मोनल थेरेपी, ऐसी तरह तरह की, वो हर मरीज के हिसाब से उसको दिया जाता है। तो इसके अलावा मैम, अब जो हम हर बार कैंसर डे मनाते हैं किसी ना किसी थीम से मनाते हैं, तो इस बार का क्या है थीम? इस बार की क्या थीम है? देखिए, हमारा अवेयरनेस की वजह से ही हम फरवरी 4 को कैंसर अवेयरनेस डे के नाम से मनाते हैं। 2008 से हमने ये शुरू किया है, और हमने हर तरीके के कैंसर को एक कलर का रिबन से इंडिकेट करते हैं। जी। तो हम कभी पिंक रिबन कैंपेन करते हैं, पूरा मकसद हमारा होता है ब्रेस्ट के कैंसर पे अवेयरनेस। इस बार हम प्रोस्टेट के कैंसर के ऊपर जाएंगे, तो उसका ब्लू रिबन कैंपेन होगा। अगर हम लिम्फोमास पे जाते हैं तो ग्रीन रिबन कैंपेन करते हैं। तो इस तरीके से हम हर साल हम लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये काम करते हैं, और इसमें पूरा हमारे देश में अभी भी हम लोग कम जागरूक हैं, लेकिन विदेशों में लोग इसको पूरी तन्मयता से मनाते हैं। जी मैम, मैं जानना चाह रहा था कि हम किसी न किसी बीमारी में, जैसे हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं या घर बैठे
किसी हेल्पलाइन के थ्रू पूछते हैं, तो ऐसे ही क्या कुछ कैंसर का भी है जिससे कि अगर कोई रोगी हो या कोई सलाह लेना चाहता हो तो वो घर बैठे सलाह ले सके? देखिए बेटा, इसमें जरूर सलाह लेने के लिए तो आप आ सकते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सलाह देते हैं, लेकिन हमेशा कैंसर के मरीजों को पर्सनली देखा जाना बहुत जरूरी है। जी। जब तक कि उसको कोई पूरी तरीके से डॉक्टर इम्तिहान देखेगा नहीं। अब जैसे अगर आप सपोज प्रोस्टेट के कैंसर की आप जैसे सिम्टम्स की बात कर सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मुझे बहुत पेशाब आ रहा है और मेरे तो पेशाब में खून भी आ चुका है, अब मैं रात को भी 4 बार, डॉक्टर आपसे पूछेगा जी मैं रात को 4 बार उठ के भी जाता हूँ, पर अब वो जब तक अंदर से नहीं देखेंगे आपको पूरी तरीके से एग्जामिन नहीं करेंगे, तब तक वो आपको कभी ये नहीं कह सकते कि आपको कैंसर है जी। वो आपको ये कह सकते हैं कि भाई हाँ आपको आके दिखाना चाहिए। इसी प्रकार से ब्रेस्ट में भी है कि भाई जब तक हम उसको छू के देखते हैं, कई तरीके से एग्जामिन करते हैं, फिर उसमें भी टेस्ट में जब तक कंफर्म नहीं हो जाता हम किसी को कैंसर ऐसे नहीं बोल सकते ना कि हम किसी से कहेंगे भाई तेरे तो कैंसर है, क्योंकि किसी के लिए ये तो जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। तो हमको उसको उस तरीके के मरीजों में हम ये प्रेफर करते हैं कि आप हेल्पलाइन वगैरह से जरूर बात करिए, लेकिन हमेशा पर्सनली एक डॉक्टर को विजिट करके अपने आप को एग्जामिन कराइए और आपको डॉक्टर जो है वो आपको बेटर बता पाएंगे जी। ये ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, मतलब ये थोड़ा सा ऑनलाइन से हम शायद कई बार गलत भी जा सकते हैं। जी। जी मैम, मैं जानना चाहूंगा हेरिडिटरी क्या है? हाँ, हेरिडिटरी बेसिकली क्या है कि जो बीमारियां हमें हमारे पूर्वजों से आती हैं जी, उन बीमारियों को हम कहते हैं हेरिडिटरी बीमारियां। तो अभी ये पाया गया है कि कुछ जीन्स में म्यूटेशन होते हैं शरीर के, वो फैमिलीज में चलते हैं जी। और उस तरीके से जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर फैमिली में आता है, प्रोस्टेट का कैंसर फैमिली में आ जाता है, यूट्रस का, ओवरी का, कोलन का कैंसर, फैमिलीज जो बड़ी आंतों के कैंसर होते हैं ये फैमिलीज में चलते हैं जी। तो अगर किसी की फैमिली में कैंसर आ रहा होता है तो उसको थोड़ा सा प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो आपने सुना होगा ना, एंजेलिना जोली के बारे में सुना है आपने कि उन्होंने अपने दोनों छातियों का कैंसर, उनकी फैमिली में सबको कैंसर हो रहा था, उनकी माता को, उनकी मौसी को, उन्होंने अपने दोनों स्तन निकलवा के और आर्टिफिशियल स्तन बनवा लिए कि भी कैंसर से ही छुटकारा ही हो 100%। तो लोग इस हद तक चले जाते हैं टू प्रिवेंट कि भी बीमारी होए ही ना। तो वो इस तरीके की जो अनुवांशिकी है कि भाई आपकी कोलन में है आता है तो आप अपनी कोलन आंतों को तो नहीं निकलवा सकते हैं, छाती तो आप जरूर निकलवा लेंगे, लेकिन कोलन में आप क्या करेंगे? तो अगर आपको लगता है कि आपकी पॉटी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कि सडनली पॉटी में खून आने लग गया, कि सडनली आपकी पॉटी में रुकाव आने लग गया, आपको कभी दस्त हो जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, तो ऐसे में आपको जरूर एक कोलोनोस्कोपी टेस्ट होता है वो कराना चाहिए जी। तो उससे हमें पता चल जाता है। तो हम फैमिलीज को कहते हैं कि भाई आप ये कराते रहिए, हर 2-3 साल में एक बार जरूर दिखाइए, जांच करवाइए। इसी प्रकार प्रोस्टेट में भी कहा जाता है कि भाई आप फैमिली में है तो 50 के बाद आपको जरूर ये चेक कराते रहना चाहिए जी। तो मैम इसके लिए तो फिर अगर मान लीजिए किसी को नहीं मालूम हो कि भाई हमारी फैमिली में था किसी को या जो भी, वैसे तो क्योंकि ये तो बीमारी ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होती है, इसमें डॉक्टर्स भी कुछ फिर रिसर्चेस वगैरह के थ्रू पता करते हैं क्या? ये बेटा आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जी। देखिए डॉक्टर तो कुछ भी रिसर्च करके बैठा अपनी जगह पे है, आम आदमी जब तक इस चीज के लिए अवेयर ही नहीं है तब तक वो क्यों डॉक्टर के पास जाएगा, है ना जी। और डॉक्टर भी आपके पास नहीं आएगा जी। तो हमारा सबका मकसद होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर दें कि भाई हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हो, वो नहीं रहा, उसका टेस्ट हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, पर हम सबको हो सकता है ना जी। हम तो यूं मान के चले कि भाई अगर हमारे शरीर में चेंजेस आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है तो हमें सलाह तो जरूर ले लेनी चाहिए जी, है ना। और कुछ भी कॉन्स्टेंटली अगर हो रहा है कि भाई एक फोड़ा ही है, बार बार आ जाता है, बार बार हो जाता है, ठीक ही नहीं होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हमें दिखा लेना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग सोसाइटी के लिए कर सकते हैं जी। और ये इसी तरीके की अवेयरनेस फैला के ही हम चीजों में आगे बढ़ सकते हैं जी। मैम और कुछ आप हमारे श्रोताओं को कुछ इसके बारे में बताना चाहें?
बिल्कुल गौरव, ये अगर हम सब अपने घरों में अपने माता पिता, अपने दादा दादी सबको इस चीजों के बारे में बताएं कि भाई वो अपने शरीर को ध्यान से देखें कि कोई बदलाव तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। हम हमें डराना नहीं है सबको कि भाई सबको कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि घर में अगर आपके सबको कैंसर आ रहा है तो आपको भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है कि अगर अगर हमारे को इस तरीके के कोई बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं तो हमें उनके बारे में जरूर अवगत रहना चाहिए और एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें इन सब वस्तुओं से, धूम्रपान, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, इन सब से दूर रहना ही चाहिए। ये तो सरकार भी लिख के पैकेट पे लिख के भेजती है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, ये नहीं लेना चाहिए। उसके बावजूद भी लोग इनका सेवन करते हैं, तो हमें उन सबको भी रोकना चाहिए कि भाई ये ना करें तो बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकते हैं। लेकिन मैम कुछ कुछ लोग तो जो है शुरुआती उम्र से और बुजुर्ग होने तक भी वो उसी को सेवन ले रहे हैं उसका, लेकिन फिर उनको रोको तो वो सही बात कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं हो रहा तो हमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। बात मैम फिर उनको रोको तो वो मतलब या तो उसको अवॉइड तो करेंगे नहीं, किसी ना किसी और तरीके से उसका सेवन लेंगे, तो उससे मतलब किस किस तरीके से खुद उनको और दूसरे को भी जो है मतलब वो इफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, अगर कोई आपके सामने बैठ के सिगरेट पी रहा है तो और धुआं आपकी तरफ छोड़ रहा है तो आप भी इनडायरेक्ट स्मोकिंग कर रहे हैं उसके साथ। आपके भी शरीर में वो गंदा धुआं अंदर जा रहा है वो भी आपको भी वो एक्सपोज कर रहा है बीमारी के लिए। है ना। तो आप उसको ये तो कह ही सकते हैं कि भाई हमारे को तो बख्श दो, आप अपना पियो, हमें तो छोड़ दो, है ना। नम्र निवेदन तो हम कर ही सकते हैं ना कि आप सबका नुकसान कर रहे हैं। अगर किसी फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली स्मोक कर रहा है तो बाकी फैमिली तो उससे रिक्वेस्ट कर ही सकती है ना कि भाई आप किसी अलग कोने में जाके पी लीजिए, बाकी सबको एक्सपोज मत कीजिए। और अब तो सरकार ने भी इतने कानून बना दिए हैं, आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेन में स्मोक नहीं कर सकते हैं, आप प्लेन में स्मोक कहीं नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि हमें सबको बचाना है। आपने कहीं पे थूक दिया, अब आपके थूक में तरह तरह के जर्म्स थे, दूसरे ने उसको सूंघा, उसको चले गए, तो ये सब चीजें आप दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट तो हम कर ही सकते हैं कि भाई इस तरीके के काम ना किए जाए, है ना। ये सब दूसरों के लिए भी हानिकारक है। तो अगर हम एक दूसरे को भी चेताएंगे धीरे धीरे तो शायद समाज बदलेगा। और हम तो देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत बदलाव आया है। हम लोग जब छोटे थे तो बच्चे बहुत स्मोक किया करते थे, पर अब हम देखते हैं कि स्मोकिंग कम हुई है। ये तो लंग्स के उसके कैंसर के वो होते हैं ना मैम, मतलब इसी को ही इन्फेक्टेड करते हैं। मुंह के, हाँ जी। पर बाकी कैंसर को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते ना। अगर आपको ब्रेस्ट में कैंसर होना है तो वो आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है या कुछ तो आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते उसके लिए तो आपको अर्ली ट्रीटमेंट लेना है। और ब्रेस्ट कैंसर का 100% ट्रीटमेंट है। अगर आपने स्टेज 1 और 2 में इलाज करा लिया तो आपकी सर्वाइवल आफ्टर ऑपरेशन और आफ्टर कीमो 20-20 साल, 25-25 साल है। मतलब आपकी डेथ ब्रेस्ट कैंसर से नहीं होती है। हम अगर ऐसे देखें तो हिंदुस्तान में अभी 10 लाख औरतों में 40 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें से 20 मर जाती हैं। जबकि विदेशों में 10 लाख औरतों में से 119 औरतों को हो जाता है और उसमें से भी 20 ही मरती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अवेयर रहते हैं, वो अपने हेल्थ चेकअप करवाते हैं। हमारे यहाँ ये अभी हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं आया है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है पर हम अपनी एक बार जांच करवा लें। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग जांच करवाएंगे। मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वो कैंसर से पीड़ित है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से हेल्प करती है? सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे दिल्ली सरकार में तो अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं तो पूरा इलाज उनका मुफ्त होता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, पर उसका इलाज भी है और उसके लिए हमें जानकारी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम जानकारी रखते हैं और जागरूक रहते हैं, अपनी
आदतें सही रखते हैं, सही खान पान रखते हैं और जी। अपना रेगुलर चेकअप करवाते हैं, तो हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं जी। और एक अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने कैंसर के विषय में इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी। धन्यवाद गौरव, जी। मेरे को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और अब दोस्तों हमें इस कार्यक्रम से फिलहाल इजाजत लेनी होगी, फिर मिलूंगा आपसे किसी और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।